तो कल हमने क्या करा था, अकाउंट्स का बेसिक्स पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था अकाउंट्स का, हमने पढ़ा था कल अकाउंट्स का बेसिक्स। बेसिक में क्या पढ़ा था हमने कि भाई असेट्स होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, कैपिटल होती है, ये पढ़ा था लास्ट में। स्टार्टिंग में दो चीज़ें पढ़ी थी, क्या फटाफट रिवाइज करो। देखो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम? सर ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहे हो क्या आप? तो ऑब्जेक्टिव सर ये मान के चलो आप कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला जो दिन भर की ट्रांजैक्शन होती है, किसकी? हमारी? नहीं नहीं, बिजनेस की। सर बिजनेस की और बिजनेस के ओनर की अलग अलग बात क्यों है? वो बताऊंगा अभी, इस लेक्चर में बात करेंगे अपने। तो उनकी ट्रांजैक्शन किसकी? बिजनेस की। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बुक्स ऑफ एंट्री में, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। उसमें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है हमें चीज़ों को। इसलिए हम क्या करते थे, ये अकाउंटिंग करते थे। दूसरा, ताकि हम साल के अंत में ये चेक कर पाएँ टोटल ट्रांजैक्शन जो हमने की उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ पूरे साल में। साल के अंत में बोल सकते हैं। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, बाकी जितने मर्जी कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी से लोन लेना हमने, तो वो जो जिस बेस पे मैं लोन देगा वो प्रॉफिट चेक करेगा, तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, तो वो ग्रोथ का जो अमाउंट चेक करेगा ना, वो अमाउंट सारी अकाउंट से चेक करता है, अकाउंटिंग जर्नल से हैं। और क्या बोल सकता है कि इनकम टैक्स में ये बोलता है कि उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना या उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना जो हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, उस पर हम टैक्स पे करना है। तो ऐसे कई वो हैं क्या, मतलब यूजेस या फिर ऑब्जेक्टिव थे अकाउंटिंग के। मेन दो ही थे, पी एंड एल देखना साल के एंड में कितना रहा, या फिर हमें क्या चेक करना है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे है बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री में, जर्नल में ट्रांजेक्शन्स का करना। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, कल वाली बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ कुछ टर्म्स सीखेंगे हम नई नई। सर क्या, अब देखो वैसे तो 25-26 टर्म्स तुम्हारी बुक में ये है, क्लास 11th की बुक है DK गोयल की, है ना। अब इसमें 25-26 टर्म्स ज़्यादा भी हो सकती हैं उससे, पता नहीं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ तुम्हें। बट वो अभी सीख के फ़ायदा नहीं है, फिर बाद में फिर भूल जाओगे उसको। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे सीखेंगे। बट फिर हम आज अभी जो टर्म सीख रहे हैं ना, इसका नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक करेंगे, या हो सकता है इसी लेक्चर में कर लें। तो उसके क्वेश्चन में इन 7-8 टर्म्स का यूज़ आएगा। पहला देखो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना इस बात को। फर्स्ट टर्म फर्स्ट है, ये नाम सुना होगा तुमने, असेट्स। ये क्या होती है? सर कल तो आपने बताया था, बिजनेस में जितना पैसा टोटल लगा हुआ है, चाहे वो हमारा है चाहे वो हमने उधार मांगा हो, उसको बोलते सेट्स। अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, बट इसको और इलेबोरेट करते हैं अपने, समझना इस बात को। असेट्स में क्या बोलता है, कई चीज़ें होती है सेट्स में हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट समझना, कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? वैल्यूएबल, जो कि ओन्ड बाय, मतलब फर्म की खुद की है। किसकी है? ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस द्वारा ओन की गई है। अच्छा जी, ये बिजनेस क्या है? बिजनेसमैन लिख दूँ? नहीं नहीं, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। सिर्फ इतना देखो, ए पॉइंट में क्या कहता है, कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो बिजनेस के नाम पे पड़ी है और वो बिजनेस में यूज़ आ रही है। जैसे बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहली बात, एनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो बिजनेस की है, पहला हो गया। बिजनेस में ना 15,000 का कैश पड़ा है, असेट्स होगी। क्यों? सर ये कंडीशन पूरी होगी, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कीमती होता है कैश, और बिजनेस का खुद का है। ठीक है जी, ठीक है। दूसरा, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा पड़ा है बिजनेस के नाम पे। हाँ सर, बिजनेस के अकाउंट नाम पे अकाउंट खुल जाता है, बिल्कुल खुल जाता है। XYZ फर्म है तो XYZ फर्म का नाम का एक अकाउंट खुल जाएगा, तो उसका अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, जो वो वाला आ गया। ठीक है। और देख लो, हम जो बिजनेस चला रहे हैं ना, उसमें हमें कुछ फर्नीचर की जरूरत पड़ रही है। क्या? फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर के बाद ये भी सेट्स में आएगा ना, क्यों? वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और बिजनेस की खुद की है। बस ये देखो, दो चीज़ें देखा करो, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और बिजनेस की खुद की, ये दोनों कंडीशनें पूरी होती है, क्या बन जाएगी? ये असेट्स बन जाएगी। अच्छा, और क्या हो सकता है? प्लांट, पौधे वाला प्लांट नहीं कह रहा ये, एंड
मशीनरी। अब आगे समझ में, हाँ जो मशीन्स बिजनेस में लगी हुई है, फैक्ट्री में लगी हुई है, उसको बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो वो भी अगर बिजनेस की खुद की है, बिजनेस के नाम पे कोई खरीदी हुई है वो, और वैल्यूएबल तो है ही है, इसलिए वो क्या बन गई, असेट्स बन गई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, क्या सिर्फ यही एक क्राइटेरिया है कि असेट्स को डिसाइड करने का? नहीं, एक और क्राइटेरिया भी है, समझना इस बात को। देखो, एक क्राइटेरिया तो ये होगा कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और बिजनेस द्वारा है, एक है एनी item which gives benefit in फ्यूचर। मतलब कोई ऐसी चीज़ पड़ी है अपने पास जो हमें अभी बेनिफिट करे या ना करे हमें मतलब नहीं है, फ्यूचर में उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। सर ये कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनना, एग्जाम्पल। अब इसको एक समझना, हमने ना एक आदमी को हमने गुड्स सेल किए। गुड्स क्या था? हमने माल बेचा। हमने माल बेचा उसको 50,000 रुपया। कितने का बेचा? सेल करी हमने ₹50,000 की। अब वही बात अपने दुकानों पर लिख देते हैं, आज नगद कल उधार। बट ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि हम चलता है उधार मामला। ठीक है, ठीक है। 50,000 का हमने माल बेच दिया, 50,000 का माल उसको हैंड ओवर कर दिया। हमने कहा पैसे, वो कहता मैं तो तुम्हें 30,000 ही पेमेंट करूँगा। कितनी पेमेंट करूँगा? 30,000। मैंने कहा बाकी 20,000 पड़े हैं ना? कहता हाँ पड़े हैं। मैंने कहा वो? कहता वो करूँगा तुम्हें पेमेंट मैं लेटर ऑन, बाद में करूँगा। ये कर दी पेमेंट इमीडिएटली। वो कहता बाद में करूँगा, और ये 20,000 की पेमेंट तो बाद में करूँगा ही करूँगा, 30,000 तो अभी चक ले। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये बाद में जो पेमेंट करेगा। एक बात बताओ, हम आज 50,000 का माल बेचा है, रुपये घर पे नहीं, बिजनेस के फर्म में रुपये हम 30,000 लेके आए। बिजनेस बोलता बाकी 20,000 कहाँ गए? मैंने कहा, वो कहता कि ना तेरे को कल दे दूँगा। तो इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? इसको क्या बोलेंगे? हमारी असेट्स है। इसको पता है वैसे क्या बोलते हैं? ये जो हुई है इसको बोलेंगे कैश सेल। मतलब नॉर्मल भाषा में बोले नगदी बिक्री होगी। और ये क्या होता है? क्रेडिट सेल। सेल तो हुई, उधार पे माल बेचा हमने, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो डेटर क्या हमें अभी पैसा देंगे क्या? नहीं नहीं, अभी तो सर 30,000 ही आया है। तो मैंने कहा कि 20,000 डेटर का है, तो जो 20,000 है ना वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इसलिए क्या होगी? ये असेट्स होगी। मैंने कहा ठीक है जी, डेटर्स। अच्छा जी, ये क्या हो गया हमारा? डेटर। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम? एक बात बताओ, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? हाँ, अब एक और एग्जाम्पल देखना। हम क्या करते हैं, जो अब मजदूरों से काम करवाते हैं उसको हम क्या देते हैं? वेजेस। अच्छा, कुछ ऑफिशियल क्लर्क से हम वर्क कराते हैं उसको देते हैं सैलरी। सिंपल सी बात में ना, वेजेस डेली बेसिस भी हो सकते हैं, हफ्ते बाय हफ्ते यानी कि वीकली बेसिस भी हो सकते हैं, बट सैलरी नॉर्मली देखा जाए तो क्या होती है? मंथली बेस पे होती है। हम सैलरी के एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सैलरी क्या? सैलरी। अच्छा जी, सैलरी हम एक क्लर्क को देते हैं ₹25,000 पर मंथ। ठीक है जी। अच्छा जी, पर मंथ हम सैलरी देते हैं किसको? एक क्लर्क को। कब पे करते हैं पता है सैलरी? ये पे करते हैं हम हर महीने की 15 तारीख को। अच्छा, मतलब इस महीने की 15 तारीख को मैंने पे कर दिया, अगले महीने की 14 तारीख तक काम करवाया, और फिर 15 को फिर पे कर दिया, फिर उससे अगले महीने की 14 तारीख तक काम करवाया, 15 को फिर पे कर दिया। अच्छा जी, ऐसे हो रहा था, चलता रहा 3-4 महीने बाद हमने क्या किया, एक दिन हमने पे कर दिया इसको 15 को ही पे किया हमने किसी मंथ की, ऑफ मान लो मार्च को। मार्च के महीने में, ये देखो, मार्च के महीने में हमने पे किया
कितना पे कर दिया पता है, हर मंथ का कर रहे थे, करना चाहिए था हमें 15,000, कितना करना चाहिए था 15,000, बट हमने पे कर दिया 33,000। कितना पे कर दिया 33,000। अरे ये तो ज़्यादा पे कर दिया हमने। बिल्कुल, मैं तो आप कह रहा हूँ तुम्हें। तो ये जो 18,000 एक्स्ट्रा पे किया हमने, क्या हम इसको भूल जाएंगे क्या? नहीं नहीं भूलेंगे नहीं सर। हम पता है क्या बोलेंगे, 15 मार्च का 15,000 दे दिया, 33,000 में से काट लो, 15 अप्रैल को आएगा ये। हाँ जी सर सैलरी, मैंने कहा था पिछली बार 33,000 तुम्हें सैलरी दी थी। कहता सर वो तो, हाँ मैंने कहा 15,000 चले गए मार्च के, अब 15,000 में से माइनस कर दे तो किसके, अप्रैल के। मतलब ऐसे करो आप, इसमें 15,000 तो हो गए 15 अप्रैल तक के, और जो बचे 3,000 है वो जो हमें 15,000 मिलना था मई में, वो उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि अब मई में हम 12,000 ही देंगे। अच्छा जी, तो एक बात बताओ, ये जो हमने 18,000 आज एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, क्या इसका बेनिफिट हमें आज मिलेगा क्या? नहीं सर, आज तो बेनिफिट हमें 15,000 का ही मिला है, जो हमने महीने भर काम करवाया, महीने के एंड में उसकी एंट्री कर दी या फिर पेमेंट कर दी। अच्छा, बाकी 18,000 का हमें कब मिलेगा सर? टाइम टू टाइम, फ्यूचर में मिलेगा। कैसे? 15,000 तो आने वाले एक महीने में बेनिफिट मिलेगा, 3,000 उसके अगले एक महीने में मिलेगा। जो 15,000 दे पेमेंट करनी होगी मई में, बट अब हम कितनी करेंगे, -3 यानी कि 12,000 पेमेंट करेंगे। चलो जी ठीक है, मतलब इस 18,000 का बेनिफिट हमें इन फ्यूचर मिलेगा। इसको ये बीमारी क्या होगी फिर, इस बेस पे तो ये बीमारी क्या होगी, असेट्स। सर इसको बोलते क्या है? इस 18,000 को बोलते हैं, ऐसे समझो, टेक्निकल टर्म में पहुंच जाओ, क्या था ये, था तो एक्सपेंस ही, हाँ फ्यूचर का आप पे कर दिया, इसको पहले बोलेंगे एक्सपेंसेस। अच्छा, पे अब कर दिया, मतलब टाइम से पहले पे कर दिया, पहले को बोलते हैं प्री। अच्छा, बोलते हैं ना प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले एक एग्जाम ले रहे हैं तो पहले, और पेड कर दिया, मतलब प्री पेड एक्सपेंसेस हो गए। क्या हो गया हमारे ये, प्री पेड एक्सपेंसेस। तो ये भी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, बस मेन बात यही है एसेट्स में। अच्छा, एक और देख लो, एक और देख लो, स्टॉक। क्या है? स्टॉक। एक बात बताओ, बिजनेस में, बिजनेस का होता है स्टॉक, मतलब बिजनेस का और का बिजनेस, बिजनेस हो रहा है हमारा, बिजनेस हमारा हो रहा है जी, मान लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब बैट पड़े हैं, बॉल्स पड़ी हैं, और जो भी किट पड़ी होती है, वो वाली सारी क्या होगी, हमारी स्टॉक, माल होगी। हम बोलते हैं गुड्स, बिजनेस की भाषा में इसको बोलते हैं स्टॉक, जो बच जाता है हमारा। ठीक है, साल के एंड में बचा नहीं, तो क्या वैल्यूएबल है? हाँ भाई, बिजनेस के वैल्यूएबल है, कल को बिकेगा ये। और बिजनेस का है क्या? हाँ, इसको आप इस कैटेगरी में लिख सकते हो, कल को जब बिकेगा तो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा इसका, तो स्टॉक यहाँ भी आ सकता है, उस हिसाब से भी सेट्स होगी स्टॉक। ठीक है, ठीक है, तो पहली टर्म पूरी होगी क्या, असेट्स। अच्छा, एक हमने क्या लिखी थी जी, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, अब इसका उल्टा कर दो, क्या है, इसका उल्टा कर दो, देखना कैसे। ए पॉइंट, एनी अमाउंट विच इज बोरोड, मतलब उधार ली गई, बाय बिजनेस। अच्छा, और विच, जो कि पेबल है, मतलब पे करने योग्य है, जो पे हो जाएगी किसमें, इन नियर फ्यूचर में, मतलब आने वाले फ्यूचर में तो अमाउंट पे हो जाएगी। यहाँ क्या होता था, फ्यूचर में अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। यहाँ आने वाले फ्यूचर में अमाउंट वो चली जाएगी हमारी फर्म से, या फिर हम बोल सकते हैं बिजनेस ने अभी बोरो करी है कोई अमाउंट। ठीक है, अभी देखते हैं,
ये दोनों का मतलब एक ही है। अब भी कोई चीज़ बोरो करी हमने तो क्या फ्यूचर में उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? तो इस दोनों का मतलब एक ही है। समझो ये कैसे कह रहा है, एग्जाम्पल बताओ इसको सर। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, समझो हमने ना बैंक में हमारे 70,000 का बैलेंस पड़ा था। कितना पड़ा था? 70,000। हमने कहा मुझे विड्रॉ करना है 82,000। कितना विड्रॉ करना है? 70,000 बैलेंस पड़ा था बैंक में, फर्म के, ठीक है। अब रिक्वायर्ड है विड्रॉ करना 82,000। बैंक कहता ना भाई 70,000 है, हम तो तेरे को नहीं दे सकते भी 80,000 रुपये, है ही 70,000। बट ना बैंक ने एक चीज़ सोची, बैंक कहता यार ये जो कस्टमर है ना ये बड़ा ही रेप्यूटेड पर्सन है, मतलब अगर इसको मैं दे भी दूँ ना पैसा, क्योंकि मैंने इसको पहले लोन भी कभी दे के देखा था, ये टाइम टू टाइम पेमेंट करता है। आज इसको अड़ी है, अगर मैंने उसको पेमेंट कर दिया एक्स्ट्रा तो कल को लॉयल बन जाएगा और जो 4 बंदे और खींच के लाएगा कि यहाँ इस बैंक में पैसे जमा कराओ, इस बैंक का व्यवहार या फिर बिहेवियर बहुत सही है, कंडक्ट है ना जो लोगों से इनका ट्रीट करने का बहुत सही है। अच्छा जी, तो इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा रुपये दे दिए। कितने रुपये एक्स्ट्रा दे दिए? 12,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। किससे ज़्यादा दिए हैं? जितना हमारा बैंक में बैलेंस पड़ा था ना उससे 12,000 एक्सेस दे दिए। अच्छा जी, मतलब इसको बोलते हैं, हम एक नाम देते हैं इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को, बैंक से हमने ज़्यादा निकलवा लिया, मतलब ड्राफ्ट कर लिया ओवर। कह नहीं रहे तो ज़्यादा ही कर रहा है भाई, तो ओवर कर रहा है, ओवर ज़्यादा ड्राफ्ट कर लिया, ज़्यादा विड्रॉ कर लिया 12,000 रुपये। तो ये 12,000 क्या हमें बैंक को देने नहीं पड़ेंगे? क्या देने पड़ेंगे, नियर फ्यूचर पे करने पड़ेंगे। पहली बात, बोरो कर लिया हमने 12,000। दूसरा, पेबल होगा नियर फ्यूचर, बैंक को वापस देने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ, तो ये क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई। क्या बन गई? ओवरड्राफ्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, और बताओ क्या आगे एग्जाम्पल हो सकता है इसका? सर सिंपल सी बात है, अभी मैंने बोला आपको मैं लोन ले लेता हूँ किसी से, तो आज तो मेरे पास पैसा आ रहा है, बोरो कर रहा हूँ मैं, बट क्या मुझे कल को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी सर। तो ये क्या है? लोन। क्या है? लोन। अच्छा जी, और एक हमने भी पीछे कंसेप्ट पढ़ा कि हमने क्या कर दी, सेल करी थी 50,000 में से 30,000 की कैश सेल थी, 20,000 वो बंदा कहता मेरा कस्टमर मेरे को मैं तेरे को बाद में दूंगा, तो वो उसका बाद में मेरे को रिटर्न मिलता था, ऐसे बोल दिया। तो ऐसा मैं भी तो किसी कस्टमर होऊंगा जहाँ से मैं माल परचेज करता हूँ। तो मैंने अब एग्जाम्पल वही लेता हूँ, मैं 50,000 का माल मैं लेके आया अपने बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए, इसको बोलते हैं 50,000 रुपये की मैंने परचेज़ कर ली। अब जिससे परचेज़ करी उसने माल देके वो मुझे कहता भाई 50,000 रुपये लाओ। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। वो कहता कितने हैं? मैंने कहा 30,000 रुपये है, मतलब 30,000 का मैं कैश पेमेंट कराया। इसको हम बोलेंगे क्या? 30,000 की बिजनेस ने कैश परचेज कर ली। अच्छा, अब आप खुद बोलो मेरे लिखने से पहले, वहाँ पे क्या कर रहा था? सेल, तो यहाँ पे भी से परचेज। वहाँ क्या कर रहा था? क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा ना। क्या जो बचे 20,000 है ना, उसकी क्या करी हमने? माल ले आए, पैसा मैं कल दूंगा। अच्छा जी, ये देखो पेबल होगा नियर फ्यूचर में। आज उधारी माल लेके आए, बोरो कर लिए, चाहे माल बोरो किया हो चाहे कैश बोरो करा हो। कैश बोरो कर लिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट लोन, माल बोरो कर लिया क्रेडिट परचेज। क्या कर ली हमने? क्रेडिट परचेज। इन फ्यूचर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। अच्छा जी, यस सर। तो अब वो डेटर बन गए थे, हमारे डेटर थे तो सेट हो गए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ मुझे पैसा मिलेगा। अब हमें पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा। वो पता है जिसको हमें पैसा देना होता है वो क्या बन जाते हैं हमारे? वो बन जाते हैं क्रेडिटर्स। क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स। तो ये देखो, ये होगी लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल। लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा, और बताओ। एक बात बताओ, ये करो एक बार नोट। समझो, एक हमने वही बात समझना, इस बात को
हम 15th ऑफ मार्च को 15th ऑफ एवरी मंथ क्या करते हैं, हम पे करते हैं। क्या पे करते हैं भाई? सैलरी पे करते थे। इस बार हमने 18 तक पे नहीं करी, 18 ऑफ मार्च तक। देख वो समझो, प्रीपेड वाला दिमाग में रखना कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था। 15th ऑफ मार्च को शुड बी पेड किए जाने चाहिए थे, बट पे किए गए लेट से 27 ऑफ अप्रैल को। कब? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 ऑफ अप्रैल। अच्छा जी ये देखो ना, सॉरी तो 1.5 महीने लमसम के बाद पे कर रहा है। 15 मार्च की पेमेंट कर रहा है 27 अप्रैल तक, तो 26 अप्रैल तक जब तक पेमेंट नहीं की इसने, जो करनी चाहिए थी 15 को, वो पेमेंट जब तक नहीं करता उसको बोलेंगे वो एक्सपेंस है ना, फ्यूचर में पेबल करने पड़ेंगे। पेबल है, नियर फ्यूचर पेमेंट करनी पड़ेगी। ये तो पक्का पता लग गया। लाइबिलिटी किस नाम से लाइबिलिटी माने जी? इसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग। मतलब ये वो एक्सपेंस है जो हमारी लाइबिलिटी है स्टैंड कर रही है, वो एक्सपेंस जो हमारे एज ए लाइबिलिटी स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं हमारी बुक्स में कि हाँ भाई करना चाहिए था, पेमेंट करी नहीं, बुक्स में स्टैंड कर रहे हैं। ये वो एक्सपेंसेस है एज ए लाइबिलिटी जो स्टैंड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। हाँ तो मतलब जब पेमेंट करनी थी उससे पहले कर दी, प्रीपेड एक्सपेंस। फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा हमें, हाँ जी फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए क्या हो गया? बेनिफिट फ्यूचर मिलने वाला है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया? सेट्स। पेमेंट करनी थी 15 जब पेमेंट करनी थी तब नहीं की, 10 दिन बाद की, तो 9 दिन तक, 10वीं तक जब तो कर दी ठीक है, 9 दिन तक वो एक्सपेंस एज ए लाइबिलिटी स्टैंड कर रहे हैं हमारी बुक्स में, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि वो पेमेंट उसकी करनी तो पड़ेगी नियर फ्यूचर। ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल है लाइबिलिटीज़ के, और पूरा कॉन्सेप्ट यही है लाइबिलिटी का। ठीक है। अब हम थर्ड वो जो कल पढ़ा था हमने, ये एक बार वो ये जो कल पढ़ा है इसको थोड़ा सी इलेबोरेशन के साथ समझा रहे हैं अपने। ठीक है, धीरे धीरे समझते जाओ, ज़्यादा हार्ड नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा है यार उसमें ना। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा? कैपिटल। इसमें कोई झंझट नहीं है, इसमें झंझट नहीं है। वो जो कल पढ़ा था हमने क्या? ओनर की मनी जो कि इन्वेस्टेड है किसमें? इन बिजनेस, जो कि बिजनेस में लगी हुई है, ओनर की मनी, उसको हम बोलते हैं क्या? कि ये हमारी क्या? कैपिटल है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा बात नहीं है। एक कल एक नई हमने बहुत बड़ी कोई चीज़ सीखी थी जो किसी को नहीं पता। जो पैसा लगा हुआ है उसमें से कुछ हमारा होगा, कुछ हमने, जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उसमें से कुछ तो हमारा है, कुछ बिजनेस में हमने उधार लेके लगाया हुआ है। तो क्या बात बोली थी हमने? A = L + C। 10 रुपये जेब में पड़े हैं, 7 रुपये मैं कह रहा हूँ मेरे खुद के हैं, मतलब 3 रुपये कहाँ से आए? जो जेब में 10 कह रहा हूँ मैं, 7 ही है मेरे खुद के, 3 मैंने उधार लिए होंगे ना। तो ये A = L + C। इसको पता क्या बोलते हैं हमारे अकाउंटिंग टर्म में? अकाउंटिंग इक्वेशन। बैलेंस शीट इस बेस पे चलती है। ठीक है, करेंगे इस बारे में बात, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और कोई टर्म्स देख लो, कोई टर्म आप देख लो। चलो ये करते हैं। फोर्थ क्या है? लिखना मत, एक बार समझ लो। ड्राइंग्स। क्या लिखा है? ड्राइंग्स। यार एक चीज़ है, समझना। विड्रॉ क्या होता है? विड्रॉ, विड्रॉ मतलब होता है ले लेना वापस। क्या? जैसे कोई क्राइम करता है कोई, तो उसको पता है क्या बोलते हैं? जैसे मान लो उसने धमका दिया एलीग्ड पार्टी को, अच्छा, या फिर जो एग्रीव्ड पार्टी थी, जो मतलब जिस पे क्राइम किया था उनको और धमका रहा है, वो कहता अब नाम नहीं आना चाहिए मेरा। तो मतलब वो डर के मारे सारे एलिगेशंस जो उसने उस क्रिमिनल पे लगाया उनको विड्रॉ कर लेता है। क्या कर लेता है? विड्रॉ, वापस ले लेता है। ये ड्रॉ वैसे ही बना है, समझो इस बात को। स्टार्टिंग में बिजनेस चलाने के लिए ओनर ने खुद का पैसा लगाया, उसको बोलते कैपिटल। ठीक है जी। अब पूरे साल के दरमियान करता रहा वो ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट लॉसेस होता गया,
अच्छा, तो उसने क्या किया पता है, उसने 1 लाख रुपए लगाया और 4 महीने बाद कोई काम आ गया होगा उसको, 10,000 रुपये निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 10,000 रुपये निकाल लिया। जो 10,000 निकाला इसने, इसी को बोलते हैं हम क्या? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग्स। अच्छा, एनी अमाउंट या गुड्स जो कि विड्रॉ कर लिया विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। मतलब यार देख मेरी बात सुन, बिजनेस कर रहा है वो पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमा रहा है वो? पैसा कमा रहा है ताकि जो घर पे हमारे परिवार है मेरा, उसकी ज़रूरतें और मेरी खुद की ज़रूरतें पूरी हो सके। अच्छा जी, तो यार एक बात बताओ, स्टार्टिंग में इसने 1 लाख रुपए लगाया था, अब प्रॉफिट कितना हुआ है ये तो साल के एंड में पता लगेगा। क्या वो उस 1 साल के दरमियान इसकी जो फैमिली है या इसकी कोई ज़रूरतें नहीं होंगी? होंगी सर। तो ज़रूरतों के हिसाब से ना साल के बीच में भी पैसा निकाल लिया खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। ये समझ गए? देखो ना, 1 अप्रैल को पैसा लगाया, 31 मार्च को पता लगेगा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ पूरे साल में। तो जब तक प्रॉफिट पता ना लगे तो क्या तब तक पैसे नहीं निकाल लेंगे? तब तक जरूरत तो इसके घर की फैमिली नीड्स रहेंगी। उस फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट भी निकाल लेता है ये, जो एज ए कैपिटल इसने इन्वेस्ट की थी कभी ना कभी, या फिर जो प्रॉफिट हुआ उससे निकाल लेगा। अब कन्फ्यूज़ मत होना, ये समझो इसको कि जो ओनर ने अमाउंट निकाल ली किससे? बिजनेस से, फॉर इज पर्सनल यूज़। या जो गुड्स पड़े थे वो ले गया, घर पे काम चाहिए होगा, घर पे काम आ रहे होंगे वो गुड्स उसके, तो इसलिए उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अब एक इसमें कंसेप्ट आता है, ड्राइंग्स और विड्रॉ ऑफ कैपिटल। क्या? ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये अभी नहीं करेंगे अपने, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है? क्या है वो वीडियो का ऐसे रखेंगे ना अपने, ड्राइंग्स वर्सेस, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, 2-4 मिनट की वीडियो होगी, बट यहाँ से फिर अपना जो रिदम बना वो टूट जाएगा ना। ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या डिफरेंस है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? ये 4 टर्म्स एक बार समझ में आ गई, असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड ड्राइंग। आगे किस टर्म्स करते हैं अब हम? आगे की टर्म्स में वैसे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि वो टर्म्स ये जब कर रहे थे ना तब कवर कर चुका हूँ मैं, बताता हूँ। फिफ्थ, अब शायद तक तुम्हें जो मैं टर्म लिखूंगा ना वो तुम्हें पता होगा क्या है। डेटर्स, ये कभी सुना तो है मैंने। हाँ सर, असेट्स में लिखा था ना आपने, क्यों? क्योंकि ये इन नियर फ्यूचर इसकी पेमेंट हमें बेनिफिट मिलने वाला था। डेटर वही है बस। क्या? एनी पर्सन टू whom बिजनेस फ्रॉम, कोई पर्सन जिससे बिजनेस इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी अमाउंट। कोई ऐसा बंदा जिससे बिजनेस ने कोई अमाउंट लेनी हो, मतलब बिजनेस एंटाइटल्ड मतलब होता है हकदार, हक है बिजनेस का। कोई ऐसा पर्सन जिससे अमाउंट लेने का, कोई रिसीव करने का अमाउंट बिजनेस का हक बनता है, वो जितनी अमाउंट रिसीव करने का हक बनता है ना, उतनी अमाउंट से बंदा हमारा क्या कहलाएगा? डेटर्स। सिक्स्थ, उसका उल्टा क्या? क्रेडिटर्स। अच्छा जी,
क्या कहता है ये क्रेडिटर उसमें? अब वही इसका उल्टा बस, एनी पर्सन टू हुम, जिसको बिजनेस इज लाइबल, लाइबल मतलब मेरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, टू रिसीव नहीं अब करना, यहाँ पे क्या होगा, टू पे एनी अमाउंट, मतलब कोई ऐसा बंदा जिसको बिजनेस कोई अमाउंट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितने अमाउंट पे करने के लिए उस बंदे को रिस्पॉन्सिबल है कौन, बिजनेस, उतनी अमाउंट के लिए वो बंदा हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही अब यार समझ लेना इस बात को, क्या अब ये भी तुम्हें वर्ड पता होगा, क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, क्या था, एक्सपेंस पेड बिफोर, मतलब ड्यू डेट से पहले पे कर दिए, या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं हम, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में कोई एक्सपेंस पे कर दिया हमने, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, प्री पेड एक्सपेंस, पहले पे कर दिया ना, सिंपल सी बात है। 8th इसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है, एक्सपेंसेस पेड आफ्टर बीइंग ड्यू, ड्यू होने के बाद एक्सपेंस पे किया हमने कोई, उसको बोलेंगे क्या, ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा और क्या रह गया, एक सुनना, लास्ट टर्म है वैसे तो ये, यार वैसे चलो एक और भी तुम्हें समझाता हूँ मैं, इनकम क्या होता है, यार इनकम मीन्स एक तरह से ये मान सकता है, जो भी बिजनेस है ना जिस चीज़ का, जो हम गुड्स या फिर सर्विस सेल या फिर रेंडर करते हैं, उससे जो अर्निंग होती है उसको बोलते हैं क्या, हमारी इनकम है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं है। इनकम भी जैसे एक्सपेंस थे प्रीपेड और ये आउटस्टैंडिंग, इनकम भी दो तरीके की हो सकती है। इसको एक बार समझ लो, ज़्यादा कोई हेक्टिक शेड्यूल वाली बात नहीं है इसमें। क्या है, इसको हम पहले बोलते हैं, अब इसको तुम नाम देख के समझ जाओगे, अनअर्न्ड इनकम, और एक होती है अक्रूड इनकम, है ना। मतलब एक ऐसी इनकम जो हमने अर्न नहीं की पर हमारे पास रिसीव होगी, इसको हम ऐसे ना एक इसकी डेफिनेशन को इसका नाम में बोल सकते हैं, इनकम रिसीव्ड। अब जो मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन का नहीं जरूरत नहीं है, क्या है, वो इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव होगी। यार कभी कभार क्या करते हैं, हमारा बिजनेस ऐसा होता है कि हम स्टॉक नहीं रखते। क्या नहीं रखते हम, स्टॉक नहीं रखते। कहीं पे बाहर तुम्हें दुकानों पे लिखा हो देखा होगा, यहाँ पर ऑर्डर पे माल बनाया जाता है, ऑर्डर बुक किया जाता है। यहाँ पे तुमने कहा 500 यूनिट माल बना दो, कहता 5 दिन बाद आके ले जाना। अभी क्या तुमको गुड्स दे दिया क्या उसने, नहीं, बट तुम इससे पैसा लेगा कुछ, जो एडवांस इनकम लेगा ना उसको बोलेगा अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसे ही दूसरा भी हो सकता है, सुनना सुनना इस बात का कहता है अक्रूड इनकम। तुमने, हाँ, तुम्हें किसी कस्टमर ने काम बोला, तुमने वो काम कर दिया, उसका काम चल गया भाई, उसने पेमेंट नहीं की तुम्हें, मतलब अब वो इनकम है ये जो रिसीव तो होनी चाहिए बट अभी हुई नहीं। मतलब यहां तो क्या है, इसको पता है क्या बोलते हैं, इनकम
रिसीव तो होगी बट नॉट अर्न। अरे यार नहीं अर्न हुई, तभी तो इसको एक और नाम दे देते हैं हम, क्या, अनअर्नड इनकम। इनकम जो रिसीव होगी बट हमने कमाई नहीं थी, क्यों, टाइम से हमारे को सामान देने से या फिर सर्विस देने से पहले मिल गई ना वो इनकम। हम अर्न तब मानते हैं जब जिस चीज़ के लिए इनकम आ रही है वो चीज़ हमने कर दी, अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने उसको कहा किसी को कि मैं तुझे 500 यूनिट सप्लाई कर दूंगा, मैंने कर दी, पेमेंट ले ली, वो इनकम हमारी अनअर्नड नहीं, सिंपल इनकम है वो। 500 यूनिट सप्लाई मैंने अभी तक नहीं की है, वो कुछ फिर भी एडवांस देगा 100 यूनिट के पैसा, वो क्या है, इनकम रिसीव तो होगी बट अर्न कब मानी जाएगी, जब वो 500 यूनिट है सारी बेच के और सारा पैसा ले लूँगा, वो अर्न होएगी तब, ठीक है। तो ये इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न होती है। इसको उल्टा हो जाएगा क्या, इनकम हमने कमा तो ली, मतलब उसको हमने एक तरह से 500 यूनिट सप्लाई तो कर दी बट उसके बदले उसने पेमेंट नहीं की, मतलब बट नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक रिसीव नहीं हुई। उसका उल्टा है किसका, अनअर्न्ड इनकम का, क्या, अक्रूड इनकम, कि इनकम हमने अर्न नहीं की बट इनकम हमने अर्न नहीं की बट इनकम, सॉरी रुको एक बार, इनकम ये समझो, इनकम अर्न कर ली हमने, इनकम में कंफ्यूज मत होना, इनकम ये यार बेसिक है, इसको अच्छे से समझ लो एक बार ना। अर्न तो कर ली हमने, मतलब उसको जो हमने वादा किया था तेरे को 500 यूनिट बना के दूंगा, वो तो दे दी उसको और 500 यूनिट वो ले भी गया बट वो पैसा नहीं दे के गया, मतलब वो इनकम रिसीव नहीं हुई। ऊपर वाले में रिसीव होगी थी, वो 100 यूनिट की कुछ ना कुछ एडवांस टोकन मनी दे गया था बट अर्न नहीं की। अर्न क्यों नहीं की, क्योंकि हमने 100 यूनिट उसको दी नहीं अब तक। जब 500 के 500 यूनिट दे देंगे तब मानी जाएगी 100 यूनिट वाली अर्न, तब सारी अर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनकम है, अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अभी एक टर्म और है उसको समझ लो, चलो यही समझा देता हूँ तुम्हें मैं। क्या है पता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। यार देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बुक की लैंग्वेज में जाऊँगा ना तो तुम्हें आधा घंटे से समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और तुम्हें एक तरह से बोरिंग लगने लग जाएगा। कुछ मत करो, इतनी बात याद रखना, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो ए इक्वल्स टू एल प्लस सी है ना, या तो ए की अमाउंट में चेंज कर दे, या फिर जो एल की टोटल अमाउंट उसमें चेंज कर दे, या फिर सी के अमाउंट में चेंज कर दे। इन तीनों में से कोई भी अमाउंट अगर कोई ट्रांजैक्शन चेंज कर रही है तो उसको बोलेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सिंपल सी बात है। ए इक्वल एल प्लस सी का जो कॉम्पोजिशन है ना, मतलब ये 20,000 है मान लो, ये है 7,000, ये है 13,000। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जो, जैसे मान लो बताता हूँ कैसे पता लगेगा बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं। समझना, हमने क्रेडिट सेल कर दी, क्या सेल कर दिया, क्रेडिट सेल कर दिया। क्रेडिट सेल मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ से जो असेट्स है, अच्छा अब हमारे यहाँ से क्या आ गया, वो क्रेडिट करते टाइम, क्रेडिट सेल करते टाइम हमारे यहाँ से माल चला गया, गुड्स चला गया, गुड्स यानी कि स्टॉक चला गया। स्टॉक क्या थी हमारी, असेट्स। मान लो 4,000 का स्टॉक चला गया, ये लो जी 4,000 का स्टॉक, एक असेट कम होगी, 16,000 हो गया। अच्छा 4,000 का गुड्स हमने उधार बेचा था, तो वो पैसे नहीं दे के गया हमें, तो क्या दे के गया, वो डेटर नहीं बन गया था हमारा। हाँ सर डेटर बन गया था, वो कह रहा था कल को पेमेंट करूँगा तुम्हें, फ्यूचर में पेमेंट रिसीव हो रही है, इसलिए उस वे से बी वाला पॉइंट जो लिखवाया था आपने, उस नाते से वो हमारा क्या बन गया, असेट बन गया, डेटर जो है। तो सर 4,000 पे असेट के कॉलम से माइनस किए, क्यों, क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है। अच्छा जी, साइमल्टेनियसली 4,000 पे ऐड भी तो हो गए, कैसे ऐड हो गए जी, क्योंकि डेटर बढ़ गए होंगे, ये भी तो सेट ही है, ठीक है जी। अब देखो समझो इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना। ओवरऑल तो अभी भी 20 जा रही है, तो तुम कहोगे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, नहीं ऐसे नहीं कह रहा मैं, इसके अलावा कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, अल्टीमेटली भले 20,000 आ गया बट बीच में ट्रांजैक्शन हुई ना, हुई, एक बार तो चेंज हुआ था ना इसमें आपस में, अगर एक बार भी चेंज होता है भले अल्टीमेटली 20,000 आ गया, फिर भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की होगी। अच्छा जी, तो मैं एक अभी समझ नहीं आया होगा, पक्का कह सकता हूँ मैं, इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा एक हमने सेट पढ़ी थी सर, ऐसी वैल्यूएबल कोई भी
वैल्यूएबल आइटम या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस द्वारा ओन की गई है। अच्छा जी, ठीक सर, एक ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही है। अब सुनना, हमने कहा था ना मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, सर वो भी तो हमारी एसेट ही है। किस नाते से सर? ए वाले पॉइंट के नाते से। ए वाला पॉइंट क्या कहता है सर? कोई भी वैल्यूएबल जो भी हमारी क्या है, वैल्यूएबल आइटम या फिर प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस की खुद की है। प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस ने खुद ने खरीदी होगी तो बिजनेस की खुद की होगी, और कीमती तो है ही, इसलिए कीमती क्योंकि पैसे दिए होंगे ना खरीदने के लिए। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात समझना। मशीनरी आई मान लो 40,000 रुपये, कितने 40,000 की नहीं मानते, या फिर इसको एक काम करो आप, इजी रहेगा समझना, 70 और ये हो गया 31 है ना, 2 लाख की सेट है, 70,000 लाइबिलिटी की है, 31 इसकी है। हमने 40,000 की मशीन खरीदी। मशीन असेट होती है सर, असेट हमारी 40,000 रुपये की बढ़ गई। अच्छा जी, असेट हमारी 40,000 रुपये की बढ़ गई। अच्छा जी, असेट हमारी 40,000 की बढ़ गई। अब मैं कह रहा हूँ मशीनरी मैंने जब खरीदी ना तो बदले में 40,000 हाथों हाथ पे कर दिया था, हाथों हाथ पे कर दिया, फिर तो कोई रोला ही नहीं, जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे ही ख़त्म करके काम। क्या 40,000 एक बार बढ़ाया हमने, क्यों? क्योंकि मशीनरी आगे सेट बढ़ गई थी, और 40,000 घट गए क्योंकि ना उसने कैश पे कर दिया था। तो कैश पे तो सेट ही होती है, क्यों? क्योंकि वैल्यूएबल अमाउंट है। ये अभी भी तुम्हें वही कंफ्यूज करेगा। अब इसको समझना, कंफ्यूज होना नहीं है। वैसे इसके अंडर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना, अगर इसको वो चेंज कर रही है, भले चेंज मतलब एक बार चेंज होगी ना, वो तो बाद में तुमने -40,000 करके सेम ले आए तुम, एक बार चेंज हो रही है ना, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो। अच्छा, अब एक बार तो ये हो गया, ये तो सिंपल सी बात कर दी तुमने। मैं कह रहा हूँ जब मैंने मशीनरी खरीदी 40,000 रुपये की, मैंने कहा मैं तो तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने डीलर को बोला, कहता क्यों? मैंने कहा तेरे को मैं दूंगा 1 महीने बाद। कहता कोई बात नहीं, 1 महीने बाद दूंगा, मतलब पेबल है फ्यूचर में। क्या है पेबल? समझो इस बात को, पेबल है फ्यूचर में, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी। ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ये रहा जी, समझो इस बात को। ये 40,000 सेट बढ़ेगी, कितने हुई टोटल सेट हमारे पास? अब 2 40। अच्छा, अब ये तो 2 लाख ही रह गए, क्यों भाई? 40,000 के क्रेडिटर भी तो बढ़ गए, प्लस 40,000 किसके हैं? ये क्रेडिटर, कल को इनको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, लाइबिलिटी होगी हमारी है। ये लो जी, क्या हो गया? ये 1,10,000 लाइबिलिटी के हो गए, प्लस 1,30,000 कैपिटल के हो गए। ये देखो टोटल फिर ये सेम आ गया। देखो अब इस हिसाब से तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी सर, पहले 2 लाख था, अब 240 रह गया, ये चेंज हो रहा है टोटल। हाँ बिल्कुल, ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कैश में भी करा हो ना इसने, तो ये माइनस हो जाएगा ऐसे करके। यहाँ पे कैश हाथों हाथ 40,000 चला जाएगा। ये लो जी, देखो तुम कहोगे सर यहाँ पे 2 लाख आ गया, ये लो, और यहाँ पे 70,000 रह गया। सर ये तो नहीं मानते, पहले की तरह आ गई। अरे पहले की तरह तो -40,000 करके करी ना, प्लस 40,000 करते एक बार तो चेंज होगी ना अमाउंट। जैसे एक बार भी चेंज हो रही ना अमाउंट, क्या हो जाएगी? वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो जाएगी। तो ये 10, वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें मैं, ये अभी जो हमने पढ़ी है ना ये टर्म्स बहुत सारी हैं, बट ये टर्म्स फिर मैं क्यों करा रहा हूँ, बाकी क्यों नहीं करा रहा? ये टर्म्स करने के बाद ना तुमसे आसानी से हो जाएंगे टॉपिक। कौन से वाले? अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से, तो वो तुमसे आसानी से हो जाएंगे ये टर्म्स समझने के बाद। समझ आ गया ना? इसको रिवाइज कर लेना एक बार, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन।